Hello. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं हूं वर्षा, आपकी साइंस एजुकेटर, और मैं लेकर आ गई हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, छोटा सा सेशन लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन। सो आर यू गाइस रेडी? कमेंट सेक्शन में फटाफट मुझे फायर इमोजीज बना के दिखा दो कि हाँ आप लोग सब तैयार हो, और हम शुरू करते हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं? रेनबो फॉर्मेशन, उसके वेवलेंथ के बारे में, कुछ लाइट के कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है, रेनबो जो इतना सुंदर दिखता है, इंद्रधनुष। कभी किसी ने देखा है? क्या किसी ने इंद्रधनुष को देखा है, जिसे हम रेनबो कहते हैं? बारिश के बाद अक्सर दिखता है हमें। जनरली मेट्रो सिटीज में तो नहीं दिख पाता यार, मैंने भी बहुत टाइम हो गया है मुझे देखे हुए। इनफैक्ट मॉनसून में भी नहीं दिखा। जो बारिश के बाद ही अक्सर क्यों दिखती है, बारिश के पहले क्यों नहीं दिखती? समर सीजन में दिखती है, इसका कोई सीजन फिक्स होता है क्या? ओ भाई, इतने सारे क्वेश्चंस, इतना कुछ। तो आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं, और ये क्लास 9-10 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 8 ऑल्सो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन कि आखिर है क्या रेनबो? मतलब ऐसा क्या होता है कि वो इतने सुंदर से 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं? रेनबोज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल नेचुरल फिनोमिना। They are formed due to the interaction of sunlight and water droplets. एक तरफ से सनलाइट और दूसरे तरफ में वाटर ड्रॉपलेट्स, ये दोनों नेचुरल चीज़ जब मिलते हैं किसी तरीके से, तो इतना सुंदर एक रेनबो फॉर्म होता है। डिफरेंट कलर्स अपीयर बिकॉज लाइट हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ। और क्योंकि इतने सारे कलर्स उस पर रिप्रेजेंट क्यों हो जाते हैं, कितने कलर्स रिप्रेजेंट होते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ। और मुझे ये बताओ कि ये ऊपर कौन सा कलर है, नीचे कौन सा कलर है, क्या आपको पता भी है कि वो सातों कलर है कौन से? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में लिखो। उसके लिए जिन्होंने सारे के सारे सही आंसर्स लिख दिए, उनके लिए कुछ सोच के रखा है मैंने, समथिंग गिफ्ट लाइक सरप्राइज। तो वो वेवलेंथ का आखिर कुछ कॉन्सेप्ट घुसता है, तब जाके हमें यहाँ पता चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ रेनबो। रेनबो होता क्या? यहाँ आपको ये 7 रंग दिख रहे हैं, दीज ऑल 7 कलर्स, सो ब्यूटिफुल कलर्स। अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड। एक स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसको, और ये तब बनता है जब टाइनी सनलाइट पासेस थ्रू द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। सनलाइट है, यहाँ पानी के छोटी छोटी बूंदें रखी नहीं हुई हैं, ऑब्वियसली बारिश हुई है इसलिए है वहाँ पे। तो वो छोटी छोटी बूंदों में से सनलाइट जब पास हो रही है ना, तो फिर उसमें से रेनबो फॉर्म हो जा रहा है। और कलर्स क्या होते हैं, क्या आपको ये शॉर्ट फॉर्म पता है? विबग्योर। क्या आपको ये शॉर्ट फॉर्म पता है? ये होता है वॉयलेट। एक और बार मैं लिख देती हूँ, विबग्योर। ओ गॉड, रुक जा बच्चा, विबग्योर। ठीक है, V फॉर वॉयलेट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हैं वो 7 कलर्स। अब इन 7 कलर में खासियत क्या है? रेनबो अपीयर्स आफ्टर रेनफॉल। जनरली जब बारिश हो जाती है उसके बाद रेनफॉल, उसके बाद जाके वो रेनबो बनता है। इट इज सीन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन, और अगर सन इस तरफ है तो रेनबो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये नहीं कि सन इस तरफ है तो रेनबो भी यहीं पे आके आसपास आ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ईच कलर बेंड्स डिफरेंटली बिकॉज ईच कलर, अब देखो रेनबो कैसा दिखता है, जनरली वो ऐसा दिखता है ना, रेनबो एक आर्क की तरह, एक कर्व की तरह दिखता है वो हमें। और ये जो कर्व है इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो सबसे छोटा वाला जो साइज है, उसकी साइज इतनी सी होती है, फिर उसके ऊपर ऐसा जाता है। मैं थोड़ा सुंदर तरीके से बना दूं, साइंस के टीचर हूँ, डायग्राम तो थोड़ा अच्छे से बनाना ही चाहिए मुझे, है ना? तो देखो, ये आपका छोटा वाला, उसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से होता है। तो इसकी जो वेवलेंथ इतनी बढ़ती जा रही है, ये क्यों हो रहा है? ये क्या है आखिर? सबसे पहले यहाँ से क्या शुरुआत होती है? तो वो जो साइज है ना, उस कलर की जो साइज है जो हमें दिख रही है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है घुसा हुआ जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो, रेनबो फॉर्म हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है, तो वो रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन है उस पे, ठीक है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ये जो रिफ्रैक्शन है उसका क्या रोल है उसमें? सनलाइट एंटर किया वाटर ड्रॉपलेट में, सनलाइट आ रही है वाटर ड्रॉपलेट में, एंटर कर गया, फिर क्या हुआ? लाइट बेंड्स एज इट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर। अब रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं कि जब मीडियम चेंज होता है, यानी कि मीडियम यानी कि एयर, वाटर, एयर लिक्विड एंड सॉलिड,
क्लियर है। तो जब एयर से होके वाटर में वो मीडियम चेंज होके जब आती है, बेंड होती है लाइट, तो रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा है, एक बॉल वाला एग्जांपल याद करो जिसमें हम पेंसिल या पेन ऐसे डुबाते थे तो वो टूटी हुई सी दिखती थी। क्या हो रहा था, एयर से वाटर का मीडियम जा रहा था और वो पेंसिल टूटी हुई दिख रही थी। ये याद करो, रिफ्रैक्शन में हुआ था। वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, और जो सन की वाइट लाइट है वो 7 कलर में बट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। ईच कलर बेंड्स एट डिफरेंट एंगल, और हर एक कलर अलग अलग एंगल पे बेंड हो रही है, जैसा मैंने यहाँ दिखाया है। अलग अलग एंगल्स बने हुए हैं सबके, यहाँ तक की बातें क्लियर है। फिर क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिफ्रैक्शन है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि रेनबो एक ऐसा मतलब मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट है जिसमें रिफ्लेक्शन भी काम कर रहा है एंड रिफ्रैक्शन भी काम कर रहा है। स्टार्टिंग में रिफ्रैक्शन ने अपना रोल प्ले कर दिया, अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्ट्स इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स, जो लाइट है, अब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर में लाइट का रिफ्लेक्शन चल रहा है, कभी इधर से टकरा जा रही है तो कभी उधर से चली जा रही है। सोचो जरा, लाइट एग्जिट्स इन द ड्रॉपलेट एंड फॉर्म्स अ रेनबो, और वापस से रिफ्रैक्शन। मतलब क्या हुआ प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, सबसे पहले हुआ है रिफ्रैक्शन, ठीक है, फिर हो गया रिफ्लेक्शन, फिर हो गया रिफ्लेक्शन, और फिर से रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब ये 3 चीज, अगर कोई तुमसे बोले ना कि क्या चीजें चल रही है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन चला, उसके बाद रिफ्लेक्शन चला, और उसके बाद वापस से रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करी है, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन था। उसके बाद फिर वो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर रिफ्लेक्शन हुआ, और जब वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से पानी जो रेज है वो निकल रहे हैं, तो उसे हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, वो भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। नाउ की प्रोसेस इन्वॉल्व, रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्जन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन, नाउ मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर। अब ऐसी अगर बात कोई कहेगा कि क्या सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट की वजह से ऐसा हो जा रहा है, तो नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तब जाके। तुमने रेनबो का साइज देखा है कभी, किस एंड से शुरू होता है और कहाँ जाके खत्म होता है। इनफैक्ट आई विल शेयर दैट इमेज। मैं चाहूंगी कि मेरी टीम से मैं बोल दूंगी कि ये वो यूट्यूब पे इमेज शेयर कर दे। मैंने 2 रेनबो इकट्ठे देखे एंड देयर आर हाई चांसेस कि कभी कभी 3 रेनबो भी इकट्ठे दिख जाते हैं। सोचो कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते रहेंगे। अब जब साइज की बात हो रही है, वेवलेंथ की बात हो रही है, तो समझ जाना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो ऑफ अ वेव। अब देखो, बहुत ही ध्यान से एक चीज मैं बता रही हूँ, ठीक है। वेव किस तरीके से हम बनाएंगे, वेव यानी इस तरीके से चलता है, तो उसी तरीके से मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आपका वेव है, ठीक है, ये आपकी वेव है। अब ये जो वेवलेंथ है, ये आपकी वेवलेंथ हो गई, ठीक। अब इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो क्रेस्ट एंड ट्रो की बात हो रही है ना, ये जो नीचे ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, ये वाला हिस्सा ट्रो हो गया, ठीक। उसी तरीके से देखो, ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है, ये जो डिस्टेंस की बात हो रही है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रो। वो जो वेव इस तरीके से घूम रही है, उसके बीच का जो 2 कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मेजरमेंट इन नैनोमीटर्स, और हम इसे किस चीज में मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एनएम से। विजिबल लाइट रेंज जो हमें दिखाई दे रही होती है, वो एक फिक्स, जैसे कि हर चीज, साउंड का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या बताया गया है कि 20,000 हर्ट्ज ह्यूमन जो ईयर्स होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है, उससे ऊपर की चीजें हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो उसी तरह की कैपेसिटी इसमें भी सेट की गई है कि हम कितने नैनोमीटर्स के वेवलेंथ अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। अब जब हम साउंड चैप्टर बहुत वापस से आने वाला है क्लास 10 में, इसलिए सब लोग कहते हैं कि क्लास 8 और 10 एक जैसा, क्लास 9 और 7 एक जैसा। तो वापस से जब हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तब बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये तो क्विक रिवीजन है। नाउ कलर्स एंड देयर वेवलेंथ। अब देखो, क्यों आखिर रेड वाला सबसे ऊपर और नीचे, या फिर वॉयलेट वाला सबसे ऊपर या नीचे होता है, उसका रीजन क्या है, वेवलेंथ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। रेड हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वॉयलेट जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है। आगे बात समझ में क्या आई, समझ में, ये जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है, इसलिए हमें सबसे ऊपर कौन दिखाई देता है, सबसे ऊपर हमें वॉयलेट दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी सी होती है। एंड रेड लाइट के पास जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, दैट्स व्हाई रेड लाइट सबसे लीस्ट बेंड करता है, यानी कि ये रेड हो गया
और ये वाला आपका वॉयलेट हो गया, ठीक है। सबसे लीस्ट कौन बेंड कर रहा है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये उल्टा रिलेशनशिप है, वेवलेंथ ज्यादा तो वो लीस्ट बेंड करेगा, वेवलेंथ कम तो वो सबसे ज्यादा बेंड करेगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? जस्ट लुक एट दिस, यही है। अब ये जो वेवलेंथ के बेसिस पे ना बहुत अलग अलग रेज होते हैं, जैसे कि आपने एक्सरे सुना होगा, है ना। अगर चोट वोट लग जाती है किसी को, हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से चेक करने के लिए कि बॉडी के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हो गया है, तो वहाँ एक्सरे यूज़ होता है। उससे भी तगड़ी मशीन आती है एमआरआई की। एमआरआई भी होता है किसी चीज़ों का, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। जब एक्सरे में नहीं पता चल पाती है कोई बातें, तो फिर एमआरआई कराया जाता है कि आखिर कुछ लिगामेंट्स में तो नहीं इशू आ गया, नीम्स में अगर कुछ इशू होता है या फिर बैक में कुछ इशू है, तो एमआरआई करके हमें डिटेल इमेजेस डॉक्टर्स को दिख जाती है कि क्या हुआ है। तो ये ना सारी ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ही कहानी है, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। सोचो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि साइंस जो है वो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। हर एक जो डेली एक्टिविटीज होती है साइंस का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी में आपके रेडियो वेव्स आते हैं, टीवी का हो गया, माइक्रोवेव हो गया। अब यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी में एक इंफ्रारेड हो गया। एमआरआई में इंफ्रारेड यूज होते हैं। क्या होती है? एमआरआई में इंफ्रारेड यूज होते हैं। देन विजिबल लाइट रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, एंड गामा रेज सबसे खतरनाक वाले, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो बच्चों, ये मैं स्पेशली अब आपको क्या बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप में 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट था। ये जिसने भी ये कॉन्सेप्ट मिस किया वो डिटेल में तो अपने चैप्टर में कवर करेंगे ही, लेकिन वो होता है ना कि यार ऐसा कुछ मिल जाता जिससे मैं कुछ ही देर में अपने सारे टॉपिक्स कवर कर जाता, इसलिए मैंने ये छोटी छोटी सीरीज शुरू की है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स आप गेन कर सकते हो कम देर में उस टॉपिक को समझ के और सारे क्वेश्चंस को आंसर करके। कोई भी कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और फिर मैं मिलती हूँ कुछ ऐसे ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, क्लास वाइज, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आप चाहते हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल प्रेजेंट इट फॉर यू। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, और बने रहो स्किल स्नैप प्लेटफॉर्म के साथ।